नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बात होगी दुनिया भर की कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही हिंसा, हिंदुओं के पलायन पर ममता सरकार ने साधी चुप्पी। भाजपा ने साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण के लिए राज्य को हिंसा के आग में झोंक रही है मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस के बीच अहम बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा। 17 अप्रैल को पटना में जुटेंगे गठबंधन के सभी दल। दूसरे समन पर ईडी के सामने पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा। हरियाणा जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हो रही पूछताछ। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह के जयपुर स्थित आवास पर ईडी का छापा। चिटफंड कंपनी मामले में खंगाले जा रहे दस्तावेज। और कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स 1600 अंकों से अधिक, जबकि निफ्टी 400 अंकों से अधिक की तेजी के साथ खुले। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा में ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार हमलावर हो रही भाजपा पार्टी हिंसा को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी जता रही है। भाजपा का ममता बनर्जी पर आरोप है कि यह घटना स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हिंसा के चलते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनको केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उधर हिंसा में खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कई दशकों से हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट हो रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी 1971 में 79% थी, जो 2001 में घटकर 72.47% और 2011 में 70.54% रह गई है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध को लेकर जिस तरह की हिंसा हुई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट हो रही है। हिंदुओं की आबादी 71 में 79% थी, 2001 में घटकर 72.47% हो गई। मुस्लिम आबादी 1971 में 20.45% थी, जो 2001 में बढ़कर 25.2% हो गई। वर्ष 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 70.54% रह गई। वर्ष 2011 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 27.01 हो गई। बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के जिलों में हिंदुओं की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़ा चिंता का विषय बता रही है। और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में जिस तरह से हिंसा भड़क रही है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चिंता जाहिर की है। और इस चिंता के केंद्र में लगातार हिंदुओं की घटती संख्या है। उसका ब्यौरा विस्तार से दिया गया है कि किस तरह से 1971 से लेकर 2011 तक 11 के अंतिम सेंसस में जो आंकड़े सामने आए, वो ये बताते हैं कि लगातार हिंदुओं की आबादी पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते जिलों में घट रही है। हिंदुओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है। मौजूदा हिंसा जो वक्फ कानून के विरोध को लेकर हो रही है तमाम जिलों में पश्चिम बंगाल में, उसमें हिंदू टारगेट पे है। भाजपा का ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है। उसे देखते हुए मौजूदा जो हिंसा हो रही है और उसमें जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, वो एक बड़ा चिंता का विषय है। और इस पूरी हिंसा के दौरान जिस तरह से हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल इन दिनों वक्फ कानून विरोध की राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है।
मुर्शिदाबाद में पिछले हफ्ते से शुरू हुई हिंसा में रोज कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। कई खुलासे ये बताते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा में किस तरह से तब्दील किया गया और उसके पीछे एक पूरी रणनीति थी। अभी तक जो तमाम खबरें सामने आ रहे हैं, उन खबरों में ये भी आया है कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के राजनीतिक विंग एसडीपीआई का भी हाथ है। तो कई ऐसे बड़े खुलासे भी सामने लगातार आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कई भागों में जो हिंसा हो रही है, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत बख्शी, प्रकाश चिंडालिया संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रसेनजीत, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, इस समय मौजूदा हालात क्या बताए जा रहे हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रहार कर रही है, इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड पूरी हिंसा कह रही है। रितु, मैंने पहले तो दो तीन बातें कहना चाहूंगा। एक तो है कि हमारे जो भी स्क्रिप्टिंग है उसमें वक्फ की विरोध में ये सेंटेंस और ये जो दो शब्द है इसको हटा देना चाहिए। लिखना है कि वक्फ की बहाने, मतलब ये बहाना लिखना चाहिए, कोई विरोध है नहीं। पहले दिन से ही विरोध नहीं था, पहले दिन से ही बहाना था और पहले से ये सोची समझी एक आक्रमण है, उपद्रव है, जो इंतजार में थे कि एक वक्फ आ जाए, एक बहाना किसी तरह से मिल जाए और मिलने के बाद जो कुछ हमारा स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को हम इंप्लीमेंट करें। देखिए, ये ट्रूथ है। ये बीजेपी का आरोप तो बाद में है, लेकिन ये पत्रकारों का जो ग्राउंड लेवल की तजुर्बा है उससे ये ट्रूथ है कि ये वक्फ के नाम पर पूरी तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया और सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं, बाकी जगह में भी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज भी हम अगर रिपोर्टिंग करें तो बता सकते हैं कि बाहर से आग दिखने को नहीं मिल रहा है। बाहर से ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत जो गाड़ियों की आवाजाही वो शुरू हो गया है। हो सकता है कि एक दो दुकानें खुल गए हैं, लेकिन ये शांति वापस आने की कोई इशारा नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हालत जो पहले हुआ करता था ऐसा ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी भी जो किस्मत से जिन हिंदुओं का घर में आक्रमण हुआ नहीं है उपद्रवियों का, वो भी आज खुले आम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम यहाँ पे रह नहीं सकते। देखिए रितु, आज पहला बैसाख है जो पूरे बंगाली समाज के लिए एक काफी माने हुए त्योहार है। पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन जो नववर्ष है, नया साल बांग्ला की 1432 जो महाराज शशांक ने चालू किया था, उसी का आज पहला दिन है। आज सारे व्यापारी अपने जो बाकी महानगर की दोस्त बैठे हुए हैं उनको पता है कि सारे बंगाली व्यापारी वो वैसे बंगाल में रहने वाले सारे व्यापारी वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाके अपना जो हिसाब का खाता होता है, जिसको हाल खाता कहते हैं, उस खाता का पूजा करा के नया वर्ष में अपना बिजनेस शुरू करते हैं, या कालीघाट मंदिर में उस खाता का पूजा करवा के नया साल में बिजनेस शुरू करते हैं। और वो धुलियान, शमशेरगंज और सूती में जिन लोगों का दुकानें तोड़ दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये अपने सामान्य जीवन में वापस जा पाएंगे? सामान्य व्यापार में वापस जा पाएंगे? जिन खरीदारों को बेचते थे सामान, मिठाई हो या किराने की सामान हो, उन्होंने आके यहाँ पे उनका दुकान को जलाया है। आज पहला बैसाख का दिन वो पूजा नहीं कर पा रहा है, उनका घर को तोड़ा गया है। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि परिस्थिति सामान्य होने जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ बाहर से फायर ब्रिगेड से बुझाया हुआ आग है, लेकिन अंदर से जो धुआं उठना था वो धुआं उठ ही रहा है। इसको सामान्य बनाना काफी कठिन काज है रितु। ठीक प्रसेनजीत, दो बातें आपने कही बहुत साफ कि वक्फ बिल के विरोध के आड़ में जिस तरह से लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं पश्चिम बंगाल की हिंसा में, वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है और उसे लेकर ममता बनर्जी सरकार की चुप्पी। प्रकाश चिंडालिया, बहुत साफ अभी प्रसेनजीत ने कहा है कि ये जो पूरा मामला है किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड भारतीय जनता पार्टी कह रही है। बीजेपी की ये भी मांग है, विपक्ष की, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की। मौजूदा हालात क्या आपको लगता है, क्योंकि केंद्र लगातार इस पे नजर बनाए हुए है, क्या ये पूरी स्थिति ये दिखाई देती है कि किसी एक बहाने का इंतजार किया जा रहा था हिंदुओं को टारगेट बनाने का
और क्या इसको इससे जोड़ के देखने की जरूरत है कि लगातार हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है पश्चिम बंगाल के खासकर सीमावर्ती इलाकों में और कई और जिलों में? रितु जी, प्रसन्नजीत दा ने आज बता ही दिया है कि आज बंगला का नववर्ष है, इसलिए सबसे पहले रितु जी आपको और हमारे आदरणीय प्रसन्नजीत दा को नववर्ष की शुभकामनाएं। डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को बंगला नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाल का नववर्ष जब आता है तो पूरे आनंद उमंग और उल्लास का होता है। 10 करोड़ की आबादी के लोग यहाँ पे आनंद उमंग और उल्लास में रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यवर्ष इस समय बंगला का नववर्ष आया है जब पूरे बंगाल में खून ही खून दिखाई पड़ रहा है। प्रसन्नजीत दा ने बहुत ईमानदारी से कहा है कि यह आंदोलन, ये हिंसा जो है सिर्फ वक्फ कानून के बाद में नहीं भड़की है, पहले से इसकी तैयारियां की गई है। और अभी जो ये कहा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई द्विधा नहीं होनी चाहिए। पुलिस की लापरवाही साफ दिखाई पड़ती है। पुलिस का तो आलम यह है कि 8 अप्रैल को जिस दिन जंगीपुर में हमला हुआ था, दुर्घटना हुई थी और हिंसा फैली थी, उस दिन पुलिस स्वयं जो लोगों की रक्षा करने के लिए गई थी वो संरक्षण लेती हुई नजर आई। एक दुकान में 6 पुलिसकर्मी घुस गए और शटर बंद कर दी अपनी सुरक्षा के लिए। जान मान की रक्षा कहां से होगी? जिन 2 व्यक्तियों को, एक पिता और पुत्र को, हिंदुओं को घर से निकाल करके मार दिया गया, उनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया है, आतंकित है। और आज की ताजा खबर यह है, प्रसन्नजीता को पता है कि आज उनके परिवार के 13 सदस्यों ने बंगाल छोड़ दिया है और वे झारखंड में चले गए हैं। उन्होंने पूरे आतंक की कहानी को सामने रखा है। बंगाल में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, अभी हाल के दिनों में ये शांति होने की कहीं उम्मीद नहीं है। प्रसन्नजीत दा ने बहुत सही कहा है कि फायर ब्रिगेड से दबाया हुआ जिस प्रकार से एक प्रकार से आग बुझी भी दिखती है, लेकिन इसकी कोख में कहीं ना कहीं चिंगारी अभी भी है। जिस मुर्शिदाबाद में ये घटना हुई है रितु जी, वहां पर 67% मुस्लिम है। हिंदुओं की आबादी 30-32% की आबादी के आसपास में रह गई है। आसपास में मालदा है, उत्तर दिनाजपुर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घटना में सिर्फ बंगाल में रहने वाले बंगाली मुसलमानों का हाथ नहीं है, बल्कि बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ पश्चिम बंगाल में बसाए हुए असंख्य लोगों का भी कुकर्म इसमें शामिल है, जिनकी वजह से इतनी खुली छूट मिलती है। अगर सत्ता का संरक्षण न मिलता, पुलिस की तरफ से स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 4-4 घंटे तक उनको फोन किया गया, पुलिस वहां पर घटना स्थल पर नहीं आती है, तो वहां पर लोगों को सुरक्षा कौन देगा? और उसके ऊपर इन नेताओं के बयान, सिद्दीकुल्ला चौधरी का बयान, फिरहाद हकीम का बयान और भी इस प्रकार के जो नेता हैं, हुमायूं कबीर के बयान, ये जो सारे बयान हैं, ये शांति में आग लगाने का काम करते हैं, चिंगारी भड़काने का काम करते हैं। और कल पहले मुर्शिदाबाद में हुआ, जंगीपुर में हुआ, शमशेरगंज में हुआ, सूटी में हुआ, भांगड़ में हुआ, और आने वाले दिनों में ये आग कहीं और भड़क जाए, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर कड़े स्टेप की मांग कर रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, पश्चिम बंगाल का हर सभ्य मानुष, बंगाल का हर सभ्य नागरिक, शांति पसंद करने वाला नागरिक यहां पर केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी की अस्थायी कैंपिंग की मांग कर रहा है। उसके बिना यहां पर हिंदुओं का रहना आसान नहीं है। इस प्रकार की आग निरंतर भड़केगी। आज कई जिले ऐसे हैं जहां पर अल्पसंख्यक बहुमत में आ गए हैं, और जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुमत में होते हैं, हिंसा वहीं पर क्यों भड़कती है, हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। बड़े बड़े नेता इसमें आग लगाने का काम करते हैं, भड़कीले बयान देते हैं, मस्जिदों से उन्हें संदेश दिया जाता है, और अधिकतर जो बड़ी हिंसा फैलती है वे शुक्रवार के दिन ही क्यों फैलती है, इस पर भी एक शोध करने की आवश्यकता है। जी, प्रसन्नजीत, आपसे एक और अपडेट चाहेंगे। जिस तरह से प्रकाश जी ने भी बहुत साफ ये बताया कि अभी तक जो हम देखते थे कि कभी नवरात्र के जो जुलूस होते हैं, रामनवमी के दिन को चुना जाता है, दुर्गा पूजा के उस तारीखों को चुना जाता है, और अब यहाँ तक करते करते अगर आज हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है बंगाल का, तो उसको निशाना बनाया गया है। ऐसे में विपक्ष पे भी बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है कि अगर लगातार हिंदुओं को निशाना बना रही है ममता बनर्जी सरकार में, अगर वो लगातार टारगेट हो रहे हैं, तो विपक्ष की भूमिका क्या दिखाई दे रही है इसमें? देखिए रितु, जो बीजेपी की शीर्ष स्थानीय नेता है यहाँ पे, चाहे वो सुकांत मजूमदार हो, चाहे अपने लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी हो, बाकी जो सांसद है, सब अपने तरीके से और एक माने कोशिश काफी कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी तरह से स्थिति को काबू में लाने के लिए, और किसी ना किसी तरह केंद्र से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाए। क्योंकि देखिए, कल सुकांत मजूमदार ने वो जो रिलीफ कैंप है मालदा, वहां पे पहुंच गए थे। शुभेंदु अधिकारी अपने तरीके से
रेड क्रॉस को इन्वॉल्व करने के लिए गवर्नर को चिट्ठी लिखे हैं, फिर भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन को अपील किया है, बाकी लोगों को अपील किया है कि इतने सारे लोग जो विस्थापित हुए हैं, इनके भविष्य के लिए आप कुछ करें। क्योंकि देखिए एक बात समझना है, चाहे जो मैं बार बार कह रहा हूँ प्रसन्नजीत, कि आपको हम शांति रोकना का चाहेंगे उससे पहले एकदम अभी हम सीधे रुख करेंगे। केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू आज केरल के मुनम्बम में पहुंचे हैं। इस समय वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। Piece of land is most valuable for human being. If you lose your land, then you lose everything. That is why we have considered that in India there should not be any provision for anybody to forcefully and unilaterally take away somebody's land. We must make laws which must protect every inch of land for the rightful owner. We brought this amendment for the provisions which were there in the 1995 Waqf Act, which had given unprecedented powers and authorities to the Waqf boards. You just imagine under Section 40 of the Waqf Act, the state Waqf boards can declare any property as Waqf property, and once it is confirmed by the tribunals, even there is no option of going to the courts. Going to the courts was only available under writ petition, which you all know. Writ is a very limited window, which is a discretionary in nature, which doesn't change the facts. It just get into the issue of the law, not of the facts. That is why we thought we must give justice to the thousands and thousands of people who have lost their rightful claim, their ownership on their particular lands. This is not related to or targeted to Muslim alone. There are some campaign going on to set a narrative that the central government is working against Muslim community. No. We are here to correct the mistakes done in the past and to provide justice to the needy people. Let me also remind that it is not only other communities, not only Christian communities, but crores and crores of Muslim women, the poor Muslims, the destitutes, they are also deprived of the benefits which they should have got from the Waqf properties. I had mentioned this in the parliament also. India has the largest Waqf properties in the world. And in India also, within the country, Waqf properties are largest. Don't compare with railway properties and defense. Railway properties is for public use. Defense is for the defense of the nation. So, privately owned properties managed by the private people, it is the Waqf properties which is the largest in the world. And despite that, majority of the Muslim community are also not getting benefits. That is why I am making the point very clear from the beginning that it is not targeting any community. When it comes to individual cases, we have got thousands and thousands of representations, the injustice done to many groups and individuals. One of the such cases was the Munambam case. The Munambam case came to our notice some time back, and our state president Rajiv Chandrasekharji and the Kerala BJP team came to Delhi, and the matter was brought before me. Then when I had gone through the Munambam case, I was deeply upset. The 600 fishermen, the innocent people,
who have paid the money from their hard-earned money. They paid for the land. They have settled everything. They have started paying taxes to the government for the land. And suddenly, the Kerala State Waqf Board decided and declared the Munambam land, 404 acre of valuable land, as the Waqf property. That is how the tragedy of the Munambam came before us, and the people of the country learn about the injustice done to those 600 fishermen. They are farmers, fishermen. They are innocent people. So, looking at such injustices and such pains of the people, Narendra Modi government decided to bring amendment to the present Waqf Act. Without going into the details, first of all, we strike down the Section 40. No authority in India should have this kind of uncontrolled, unprecedented authority to declare any property as Waqf property. This is unconstitutional. So we strike down. Now onwards, such cases like Munambam matter, there will be no arbitrary declaration of any property as Waqf property. The survey commissioner, which worked in tandem with the Waqf boards, have been removed. Now, all the surveys to be conducted by the collector will be fully authorized to assess as per the documentation available with the government records. We have found that it is the survey commissioners, Waqf boards and mutawalis who were working in close coordination, taking care of their personal interest and declaring the land as Waqf properties. From 2013 to 2025, more than 18 lakhs of properties were claimed, and we have realized that if we don't intervene now, then people will start losing their rightful ownership of the land. Remember, once a waqf means always a waqf. If we don't change the law, any property declared as a waqf property cannot be reversed. Permanently it is in the name of Allah and dedicated for the purpose which is mentioned as religious, pious and charitable. So that cannot be reversed. So as a responsible government in the country, we had to take these very important steps. And we passed this act after thorough discussion, and we hope in the future we will not see the case like Munambam issue. Now, referring to some of the points, I want to quickly point out. After removal of the Section 40, we also removed the Waqf by user provision. That means, as per the earlier provision, anybody, any Muslim or any non-Muslim can declare any property as being used by his ancestor for any purpose, or they used to do namaz or some other purpose, without any document, report and claim about that particular portion of the land and declared it as a Waqf property through the state Waqf boards. Waqf by user is a very dangerous provision. It doesn't require any document. Just imagine. By user means you just have to tell that some 100 years back, 1,000 years back, this particular place was used for some purpose, and then the particular piece of land is declared Waqf property. So we remove that Waqf by user. Henceforth, if any property has to be declared as Waqf property,
it must be through a deed of declaration. You can't make oral declaration. So it is compulsory that the property must have document, valid document, registered document, and then only the waqif, means the one who declares the waqf, can do it as per his own wish. That is in the provision, it is a new provision we have inserted, Section 3R, subclause 4. Now, any property which are under disputes, like the Munambam case, any property which is under dispute or under legal proceedings, means which is sub judice, cannot be settled as work property. It will be, if it is under legal proceedings, then it will be decided by the court. Of course, we cannot take away the power of the courts, so it will be decided by the courts. But new declaration will not be allowed. Then we had this Section 36 1A and Section 36 Clause 7. The verification of the property has to be done by the collector. I had mentioned earlier, it used to be done by the survey commissioner. The survey commissioners had their own interest. Now it is the district collector who will now see the genuineness of the application or any matter which is in question, and then the waqf deed is a mandatory provision, and registration of any waqf requires a valid waqf deed. Without that, registration cannot happen. Many of the Congress and the communist MPs were saying that why should this authority should be given to the collector? The authority should be remain with the survey commissioner. We were very clear. The survey commissioners, work boards and mutawalis, they all were working in tandem, which caused so much of miseries and pains to the innocent people. So we have categorically stated that collector doesn't belong to anybody. An IAS officer doesn't belong to political party. And in any way, the collectors, he is the revenue officer. He has been dealing with the revenue matter. So that is why the authority should remain with the collector. And then collector will always do justice. Now, we have made another provision that the person who creates waqif has to be a practicing Islam for at least 5 years. In 2013, the Congress government, the UPA government made this dangerous provision that anybody can create waqf. If you get yourself converted to Muslim, you create waqf and then you can show anything. I mean, there was no check and balance. So we said, as per the Islamic law, as per the Sharia law, if you are dedicating your property in the name of Allah, you can do it. But you can do with the property which you own. You can't just create waqf property on any piece of land. So these are very strict provisions we have inserted in the new Waqf Act. And then, if there are issues with the tribunals, some of the tribunals, we have changed provisions in the composition of the tribunal also. The appeals against tribunal orders now can be filed before the High Court anytime. As I mentioned earlier, it used to be under special writ petition. It was allowed. Now anybody can go and file before the High Court. And we have changed the composition of the entire work boards, councils and the tribunals. I will give you one example. Work disputes can be with anybody. For example, Munambam issue. The fishermen can be Hindus, can be Christians, can be anybody. Now they are saying, the CPM, the Communist Party and Congress people are saying
the Waqf board must be constituting of only Muslims. Now, if it is a matter between Muslims, then okay, it can be only Muslims sitting on the board. But dispute can be with anybody. The dispute can be from any religious background. So, in the board, we have made provisions that even non-Muslims also can be made member in the board. However, majority will remain with the Muslims. We are not taking away the authority of the Muslims. In the state Waqf boards, majority non-Muslims can be 3. And in the Central Waqf Council, which is headed by me in the present time, we will have maximum 4 non-Muslims. And we are not picking up anybody to put there. We will be putting those people who know the Islamic laws, who are well aware of the provisions and the legalities, an experienced person, the scholars, so that the feedbacks from those scholarly people to be made members in the boards and the council can be of useful. So that is why you can imagine, as a genuine citizen of India, if a dispute arises between parties of different religious background, how can you make the board constituting of only one particular religious group? So that is why we have made it much more inclusive and also broad-based. And then, of course, there will be lots of issues, especially I am going to Munambam this evening. I will be meeting the people, I will be listening to them. Now, some of the issues which I want to highlight is this Munambam issue, which I had gone through briefly, the multiple change of the ownership in the past. But one important issue which I want to highlight is there was this Muhammad Siddiqui said he had transferred a particular property to Farooq College. Now, as per the Islamic law and Islamic practice, once you create a waqf, it cannot be transferred. Now, he has transferred the particular property to the college. Once it is transferred, then that particular property is no more waqf. However, because of the provisions containing there in the old act, the High Court had given a ruling. So now, as a minister, I will not say that the High Court order is redundant. I have to honor the judicial pronouncement, but it is challengeable in Supreme Court. And I would strongly urge that because of the provisions in the old act, it was disadvantageous to the Munambam people, the fishermen. Now, with the existing new act, new provisions, with the supporting provisions which we have made, now it is easily challengeable in the Supreme Court. Because it is sub judice, that is why I am not making direct comment of giving a particular status, because it is in a way sub judice, because there are cases filed in the courts. So the recourse which is available to the innocent farmers, the fishermen, is to approach to the Honorable Supreme Court. Now, after this passing of the new act, we are 100% sure and guaranteed that such Munambam case will not happen again in India. It cannot happen because we have made the provision clear and strong. Nobody should suffer like the way our innocent fishermen of Munambam have suffered. The pains, the agony, the difficulties they've endured for such a long time, anybody can feel it. After paying the amount, after paying the taxes, they had to suffer so much. So we have made a very stringent provision that nobody else
would suffer the way they have suffered. Now I would like to request the state government of Kerala. We are in a federal structure. The spirit of federalism is very clear. We have made the law. As a Minister for Minority Affairs and as the Chairman of the Central Waqf Council, we will issue certain directions and certain suggestions to the state government to carry out certain steps. We are in the process of formulation of the subordinate legislation. When an act is passed, you have to frame the rule. So we are doing it. It is in the process. We would urge the state government to immediately ask the concerned district collector to revisit the entire status which were conducted by the survey commissioner. The district collector must go and re-look into the entire matter to provide justice to the Munambam fishermen. And also state government should support all necessary things to ensure that the justice is given to the innocent farmers. From the central government side, I will provide all documentation and necessary legal and administrative support. And I will also direct my officers to provide all necessary assistance to ensure that the fishermen of the Munambam get their rightful claim and ownership of the land which belong to them. Because of the politics, innocent people have suffered. During the course of discussion and outside also, I had appealed to the MPs of Kerala about the sufferings and the pains of the 600 families of Munambam. These 600 fishermen have been appealing to everyone. So I told the people of Kerala that please put pressure to the Congress and the Communists, the LDF and the UDF, both the groups. Don't play vote bank politics. Please take a genuine and very rational step. I appealed to them, and in the floor of the House, I also made ardent appeal to them that please vote and support and ask your conscience. Don't play vote bank politics. Then some of the Congress and the Communist MPs are open. They said Munambam issue is a small issue. They can settle it. Has it been settled? They openly said that no, why Minister, you should worry about Munambam case. It's a small matter in Kerala, we will settle it. How can they lie and they dismiss the suffering of the people in such frivolous manner? And then I also told them, forget politics, think about justice. Then many Congress and the Communist MPs were saying that Muslim vote bank is larger, the Christians are smaller. And they even went on to say that the Christians and the Hindus, they don't vote en bloc. They are always divided. The Muslims vote en bloc to them, and that is why they have to protect their vote bank. Then I had warned them, don't treat any community as mere vote bank. And I'm telling to our Muslim brothers and sisters, don't become the vote bank of the Congress party and the communist. Once you become a vote bank, you are treated like commodities. So the Congress and the communists, they said that they care more about the Muslim vote bank. They are, in a way, mistreating the Muslims. If there are poor among the Muslims
Who is responsible for that? Who ruled Kerala? Kerala has been ruled alternatively by these two groups, the LDF and UDF, the Congress and the Communist. And in the center, Congress ruled for nearly 60 years. So they are responsible for it. If any community is poor, it is them. So I had made an appeal to the Muslim community also. Don't become the vote bank for the communists and the Congress. The country is suffering. Any society will suffer if you treat the community as vote bank. We are working with an open heart. We want to provide justice. Prime Minister Narendra Modi has from the day one said, Sabka Saath, Sabka Vikas. We will take everybody along. But they are busy painting BJP, RSS for all wrongdoings. They want to scare the Muslims and the Christians. They want to paint the BJP as a demon. Now majority of the people in the country are supporting Narendra Modi's leadership. We are in our third term. Globally, people are conferring the Honorable Prime Minister Modi with highest decor, highest awards, recognition. The Reverend Pope had spoken so well about Prime Minister Modi when they met. The entire global community are recognizing the good work of Prime Minister Narendra Modi. And these people, they want to scare the people about BJP by spreading all rumors, all fake news, all fake narratives. So Kerala people are not only innocent, but very educated, very learned people. How long these people will misguide the people of Kerala by spreading false narrative and misleading the innocent people? It is time that we must make course correction. Kerala people are educated and they are found everywhere. But I know the situation here, how the central government's all-out efforts are being underutilized by the Kerala government. All major steps taken for the farmers, for the railway projects, the highways, majority of the projects, especially the infrastructure projects, are unutilized. The individual schemes people are getting. Last month when I came from my ministry, Ministry of Minority Affairs, there are lots of welfare schemes for Muslims and the Christians. I am very happy that wherever there is a direct intervention, people are getting benefit. Wherever state government's help is required, people are not getting the benefits. So as a man in charge of the Ministry of Minority Affairs, I assure especially the Muslim and Christian community who are defined as a minority communities in our country. There are 6 minority communities as per the notification: Muslims, Christians, Sikhs, Jains, Buddhists, and the Parsis. Parsis are the smallest. Only 52,000 Parsis are left in our country. We are making program to enhance the population of the Parsis. So what I want to say is Kerala is a very progressive state, but because of the misgovernance of both Congress and the communists, majority of the youth are forced to go out of India or elsewhere in search of good job. If there is a smart, educated young people in Kerala, it's because of their hard work. But they are not given proper employment and opportunities in the state, forcing them to go out of the country. Otherwise, Kerala is the most literate state in our country. We are proud of the beauties and the potentials of Kerala state. Prime Minister Narendra Modi ji has come so many times to Kerala, and he has already yes. So I will, my colleague who was earlier minister in the central government and made the president of the Kerala BJP, under his leadership
and all our efficient leaders sitting here, we will assure you that whatever the Kerala people deserve, we will fulfill their rightful, whatever they deserve, we are going to provide everything, whatever is possible. And I will come back again, and on this Munambam issue, I'm going to meet the farmers, the fishermen, and then till the end, we will follow up. We will ensure that they get the justice. So, I'm happy that you all have come. I think most of the cases I have covered. I don't want to make it very lengthy by talking so many provisions in the Act, because I want to confine it to the relevant provisions for the state of Kerala, particularly the Munambam issue. Thank you very much. ആർക്കെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ बनने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू पहली बार केरल पहुंचे हैं। एर्नाकुलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मुनम्मम के 600 मछुआरे परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेके नया वक्फ कानून आया है। जिस तरह से हम जानते हैं कि 600 मछुआरे परिवारों की जमीनों पर अवैध दावा करके वक्फ बोर्ड ने, केरल वक्फ बोर्ड ने ये कहा था कि वो जमीन वक्फ की है। अब उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने तमाम प्रावधानों का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 40 को हटा दिया गया है, जो वक्फ बोर्डों को, देश भर के तमाम वक्फ बोर्डों को एक ताकत देता था कि किसी भी जमीन पे जाके वो दावा कर सकते हैं। हमारे साथ हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वक्फ कानून के विरोध को लेकर उसकी आड़ में जो हिंसा हो रही है, उसमें किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ प्रकाश चंडालिया, संपादक राष्ट्रीय महानगर, मौजूद हैं। प्रकाश साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, अभी हमने देखा कि एक बार फिर किरण रिजिजू ने केरल से एक तरह से अपील की है मुसलमानों से कि आप राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक की तरह से मत काम करिए, इस्तेमाल मत होइए, और वक्फ कानून किसी की जमीन नहीं हड़पने जा रहा है, लेकिन तमाम जो प्रावधान थे उनमें बेहतरी करके मुसलमानों के लिए भी बेहतरी और महिलाओं के लिए कुछ नए आयाम तय करेगा। तो इस तरह की अपील की है। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की, प्रकाश जी, बात करें तो इस समय जो हालात हम देख रहे हैं, आखिर ममता बनर्जी मौन क्यों है? और ये अगर कहा जा रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पूरी हिंसा है, तो इसके पीछे के आधार क्या हैं? रितु जी, अभी केरल से सीधे हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री को सुना है। यही बातें वो पार्लियामेंट में जब बहस चल रही थी, उस बहस के दौरान भी कहा, और आज भी उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ इस वक्फ कानून के बारीक तथ्यों को बड़े देश के सामने बहुत अच्छे तरीके से रख दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य ये है कि राजनीतिक कारणों से यहाँ पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। लोगों को अफवाहें फैला करके सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के लोग अपना साधने का काम कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ा कार्य ममता बनर्जी के पास में पश्चिम बंगाल के 30% अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के वोट है, और आज यही अफवाहें फैला के उन्हें बरगलाया जा रहा है। उन्हें यह कहा जा रहा है कि वक्फ कानून आ जाने से आपकी संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा, आपकी इबादत गाहों को, आपके मस्जिदों को, आपके मदरसों पर कुठाराघात हो जाएगा। जबकि एक बड़ी सच्चाई तो यह है कि केंद्रीय एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पश्चिम बंगाल सत्तारूढ़ पार्टी के 2 बड़े लोगों को, जिसमें एक पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं और एक इसी पार्टी के सांसद हैं, उन पर वक्फ की संपत्ति का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। तो उनकी संपत्ति हड़प कौन रहा है? सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और ऐसा और जगह भी देखने में आया है। लेकिन यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों की मुश्किल यह है, तृणमूल पार्टी की मुश्किल यह है कि लोगों को बरगलाया जा रहा है, और पिछले 1 हफ्ते से जो हिंसा फैली है पूरे पश्चिम बंगाल में, उसका भी यही कारण है, कोई और कारण नहीं है। पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। प्रकाश चंडालिया जी, इस बीच हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां क्यों खामोश हैं, ममता बनर्जी क्यों खामोश है, और वो कौन लोग हैं जो बांग्लादेश वाले हालात एक बार फिर पश्चिम बंगाल में पैदा करना चाहते हैं। सवाल ये है, जम्मू कश्मीर में हमने देखा किस तरह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया। आज हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो लगातार हिंसा हो रही है उसमें हिंदू पलायन कर रहा है उन तमाम इलाकों से। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र को एक बड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से वो कह रही हैं कि अपने राज्य में वो वक्फ कानून को नहीं लागू करेंगी और इस तरह की हिंसा पर एक तरह से एक रोक नहीं लगा पा रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी
दशकों तक भी अगर लड़ाई कर ले तो केंद्र को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। वे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बरगलाने का काम कर सकती है। रही बात बंगाल में बांग्लादेशियों की, तो हमने पिछले 1 वर्ष में देखा है कि शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद में बांग्लादेश में किस प्रकार हिंसा फैली है, किस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं। और जी। बंगाल जो है बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के लिए बहुत बड़ी एक जगह है। वामपंथियों के शासन से, सीपीएम के शासन से, जब 34 वर्षों तक वामपंथियों का शासन था, ये केंद्रीय रिपोर्ट है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर बंगाल में आ चुके हैं और ये अधिकतर लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं। उन्हें बंगाल में संरक्षण मिला है, वे कॉलोनियों में बसाए गए हैं, उन्हें वोटर कार्ड दिए गए हैं, आधार कार्ड दिए गए हैं और ये सत्तारूढ़ पार्टी के वोटर बने हुए हैं। उनको संरक्षण देना, चुनाव के समय में उनका इस्तेमाल करना, यही फायदा राज्य सरकार यहाँ प्रकाश पे जी, उठा रही आपकी है। बातों से यह निकाला जा रहा है कि ममता बनर्जी अपनी घरेलू राजनीति को साधने के लिए राष्ट्र हितों को एक तरह से दांव पे लगा रही हैं। मौजूदा जो इस समय हिंसा पश्चिम बंगाल में जारी है, उस पर अगर वो लगाम नहीं लगा पा रही हैं तो कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी पूरी जानकारी के लिए। और वक्फ के नए कानून के खिलाफ बंगाल में जिस तरह की स्थिति है उस पर और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वक्फ के नए कानून के खिलाफ बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि वो नया कानून अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी, जबकि कल खुद पीएम ने हरियाणा से साफ साफ कहा कि यह कानून मुसलमानों के हक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कानून बनने के बाद किसी भी आदिवासी परिवारों की जमीन को वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आदिवासी की रक्षा करने का बहुत बड़ा काम किया है नए वक्फ कानून ने। वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को देश के मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में कई खामियां थीं, जिसकी वजह से मुसलमानों को उनका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था। कुछ चुनिंदा लोग ही वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वक्फ बोर्ड में कुछ लोग अपना आधिपत्य जमा कर बैठे थे, लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से मुसलमानों को उनका हक मिल पाएगा। लोगों का कहना है कि वक्फ संशोधन से न तो इस्लामी कानून में फर्क पड़ रहा है और न ही मुसलमान समुदाय को कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि इस संशोधन से मुसलमान को उनका असली हक मिला है। वक्फ संशोधन बिल जो हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगी। जो आज कमेटी में 15-15 साल के लोग वक्फ कमेटी में बैठे हैं और वक्फ कमेटी के लोग खुद ही वक्फ के मकान में रह रहे हैं, उसका कोई आज तक अता पता नहीं है। वक्फ कमेटी में जो मेंबर हैं वो खुद कब्जाधारी हैं, तो ऐसे लोगों से समाज को छुटकारा मिलेगा। वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज में रोजगार बढ़ेगा। मैं तो इस वक्फ बोर्ड के बिल के लिए हृदय से
अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जेपीसी के माध्यम से इस बिल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बैठकें करके इस बिल में जो भी त्रुटियां थी उसका समाधान खोज के एक मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जा रही है आगे भविष्य में, जिसमें महिलाओं का भी समायोजन होगा और जो उनकी भागीदारी जब बढ़ेगी समाज के हित में जो उनकी ज़रूरतें होंगी उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है इसका बहुत बहुत मुस्लिम समाज आभार व्यक्त करती है। वो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो खराबियां थी, वक्फ बोर्ड के अंदर जो हो रहा था धंधली, जो बाप की बपोती मठाधीश बन के जो बैठे थे 50-50 60 साल से जो कब्जा करे थे, आज कौम का कोई भला नहीं हुआ। आज यतीम बच्चों का, विधवा औरत का जो पैसा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड में भी दलाल लोग बैठे थे। आज ये जो बिल पास हुआ है इसको बहुत फ़ायदा होगा। 2-4 महीने के बाद आप लोग को सबको सामने दिखेगा क्या सही है क्या गलत है। उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां भी लोगों का यही कहना है कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक की खातिर गुमराह कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और इस कानून की वास्तविकता से परिचित होकर सरकार का साथ देना चाहिए। बल्कि इस बिल आने से भूमाफियाओं से और जो लोग हमारी जायदादों का नाजायज फायदा उठा रहे थे उन सबसे बचेंगी और इनसे हमारे लिए कानून बना है और ये हमारे वक्फ के हित में है, मुसलमानों के हित में है। इससे घबराने की किसी मुसलमान को जरूरत नहीं है। देखने में ये आया है कि जो वक्फ बोर्ड थे उसके जो मुतवली थे वो जगहों को खोट-फूट कर रहे थे, उसका फ़ायदा जो है वो जो जिम्मेदार थे वो उठा रहे थे। लेकिन अब इस बिल से कम ये फ़ायदा होगा कि जो मुस्लिमों दबे कुचले या ज़रूरतमंद लोग हैं, इस बिल से उन्हें फ़ायदा होगा। हमें तो मोदी सरकार का धन्यवाद कहना चाहिए कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तीसरी पारी चल रही है। जितने भी बिल बनाए हैं वो सभी के हित को देखते हुए बनाए, चाहे वो वक्फ कानून हो, संशोधित किया गया, मान लीजिए 1950 से चला रहा है, बहुत सी कमियां उसके अंदर थी, लेकिन आज के दौर का बिल है और इससे मुस्लिम्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब वक्फ प्रॉपर्टी को चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए खरीद फरोख्त का काम बंद कर देंगे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मुसलमानों का कहना है कि बिल में संशोधन समाज के हित में है। बहुत अच्छा है, सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है ये और इससे बहुत सारे रोजगार भी खुलेंगे, रोजगार का भी बहुत सारा सोर्स निकला है और जो अवैध कब्जे थे वो भी हटेंगे। नए कानून के बनने से वक्फ की सूचियों का, वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से संधारण हो सकेगा, वो सूचीबद्ध हो सकेंगी और जो जायज़ हक कौम को मिलना चाहिए वक्फ संपत्ति का वो उनको मिल सकेगा। इससे होने वाली आय से समाज की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। गुजरात के जूनागढ़ के मुसलमानों ने भी नए कानून को लेकर खुशी जताई है। मुसलमानों का मानना है कि सरकार के इस अधिनियम से वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग हो सकेगा और समाज के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। वो वक्फ बिल से मेरी मुस्लिम समाज को बहुत सा फायदा होगा, उनसे बहुत सा फायदा होगा। और जो आज मुस्लिम जो नहीं समझते वो बोलते हैं कि ये वक्फ बिल है, उनसे मुसलमानों को नुकसान होगा, कुछ नुकसान नहीं है, मुसलमान को फ़ायदा है। जो माफिया लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आज मुस्लिम प्रॉपर्टी का जो वक्फ मिल्कत का, वक्फ प्रॉपर्टी का जो कब्जा करके बैठे हैं, उनसे मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है वो वापस मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो पसमंदा मोदी साहब बोल रहे हैं कि पसमंदा मुस्लिम और गरीब मजलूम मुस्लिम को उनका फ़ायदा होगा। सरकार ने वक्फ के अधिनियमों में बहुत सारा फेरफार किया है। वक्फ की रचना बहुत सालों पहले 23 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी 32 वक्फ बोर्ड की रचना की गई थी और हाल ही में उसमें 10 बड़े सुधार किए गए हैं, जो सारे सुधार आवकार्य है, जिससे आने वाले दिनों में मुस्लिम और वक्फ की जो मिल्कत है उसको बहुत सारा फायदा होने वाला है। संशोधित वक्फ कानून के लागू होने पर गुजरात के सुरेंद्रनगर में मुसलमानों ने बिल का स्वागत किया है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी सुधारा या फिर चेंजेस हुए हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। इससे इसकी वजह से पारदर्शिता बढ़ेगी
और सभी लोगों को इससे फायदा होगा। मैं इस बिल को समर्थन करता हूँ। जो ये वक्फ बिल पास हुआ है वो हमारे देश के लिए अच्छा है। पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए, सभी धर्म के लिए एक ही नियम होने चाहिए। जो ये कानून है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इसमें कोई धर्म को कोई नुकसान ही नहीं है, सारे धर्म को फायदा ही होगा। जो सारा संविधान हमारा एक है तो ये धर्म का कानून भी एक ही रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद वक्फ कानून के विरोध को लेकर हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे बांग्लादेश पसंद है उसे वहीं चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर ममता बनर्जी के मौन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, ममता बनर्जी चुप है। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत मानती हैं। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। उधर रुख करते हैं बिहार का। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राजद और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अलवक, राजद सांसद प्रोफेसर मनोज झा और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार संजय यादव मौजूद हैं। इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पूछे जाने पर कहा कि बातचीत के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। उधर इस बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई चुनौती नहीं है, पूरा यूपीए और पूरा इंडी गठबंधन साथ लड़ेगा, तब भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक मेट्रो रेल को चालू किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इसका शुभारंभ कराने का काम करूँगा। और बिहार की पूरी राजनीति पर और जिस तरह से आज कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई उसे लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी कुमार आलोक। कुमार, दिल्ली में तेजस्वी यादव भी काफी एक तरह से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, ये बोलते हुए कि बैठक चल रही है, रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे और 17 तारीख को सभी गठबंधन साथी एक बार फिर पटना में मिलेंगे। क्या लगता है बैठक में कुछ सार्थक निकलता दिखाई देता है? क्योंकि दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए कोई चुनौती दिखाई नहीं देती है या उनके गठबंधन के लिए। देखिए, बैठक 11 बजे शुरू हुई और लगभग सवा घंटे तक चली और सवा घंटे के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तेजस्वी यादव तो हालांकि उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर ज़्यादातर पत्रकारों के जो प्रश्न थे वो सीट शेयरिंग को लेकर के थे कि सीट शेयरिंग पर क्या बात बनी कि नहीं बनी, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। इस पर उस पर चुप्पी साध रही और उन्होंने कहा कि हम लोग इसको आपने जैसे बाइट में सुना कि हम स्ट्रैटेजी मीडिया के सामने नहीं रखते, नहीं बताते हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक राम से जब पूछा गया तो उन्होंने भी लगभग यही जवाब दिया
और जो कृष्णा अलवारू हैं, उन्होंने बिहार के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये कही कि जब पूछा गया कि पशुपति पारस जो कभी केंद्र में मंत्री थे, इसके पहले जो टेन्योर था एनडीए गवर्नमेंट का, और उसके बाद से उनकी दूरियां जो हैं बढ़ी और चिराग पासवान की नज़दीकियां बढ़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, उसके बाद से अपने आप को वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो उसको लेकर जब कृष्णा अलवारू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे ऑप्शंस जो है वो खुले हुए हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, वो भी 17 तारीख की बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो ये दो नए एलाइज जो है वो महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि एक तरह से जो अगर हम एनडीए का वोट बैंक देखें तो एनडीए का वोट बैंक जो बिहार में है उस पर ज़बरदस्त अति पिछड़ों का उनका वोट बैंक है, पिछड़ों का वोट बैंक है, इसके अलावा महादलित का वोट बैंक है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो पसमानदा मुसलमान जो है बिहार के, वो नीतीश कुमार को समर्थन करते आए हैं। सबसे पहली बार पसमानदा मुसलमान को राजनीतिक भागीदारी नीतीश कुमार की सरकार ने दी थी, एनडीए की सरकार ने दी थी। उन्होंने अली अनवर को जब उन्होंने सांसद बनाया था राज्यसभा कोटे से, और उसके बाद एक बड़ा चंक जो पसमानदा मुसलमानों का है वो जदयू को मिलता आया है। इसके और उसी को काट को लेकर आप देख सकते हैं कि विगत के 3 महीने से कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार पर अपने आप को फोकस किया है और अशोक राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो दलित हैं, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो अखिलेश प्रसाद सिंह थे, जो सवर्ण थे और भूमिहार जाति से आते थे, उनको बदला गया। और क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो आरजेडी की बी टीम यानी आरजेडी के स्लीपर सेल है। तो इसके अलावा अति पिछड़ों पर कांग्रेस फोकस कर रही है, यानी कि जो एनडीए का वोट बैंक है जिसके बदौलत तो वो आज से 20 साल से सत्ता में है बिहार में, तो उसको उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें। लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है, जो उसकी संगठन की स्थिति है राज्य में, वो बद से भी बदतर है। और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जब 70 सीटें उन्हें गठबंधन के तहत मिली थी, लेकिन मात्र वो 19 पर जीत पाए, और 2 जो और उनके मेंबर्स थे वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कांग्रेस का स्ट्रेंथ अभी 17 है। तो आरजेडी ने पहले ही कह दिया था कि इस कांग्रेस को अपने औकात से ज़्यादा सीटें दी थी, इसलिए इस बार हम इनकी सीटों की संख्या काफ़ी कम करेंगे। तो इसको लेकर जब कांग्रेस ने जब ये सुना, उसके बाद अचानक उनकी सक्रियता बढ़ गई। राहुल गांधी 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, वो पदयात्रा वहाँ पर उन्होंने किया बिहार में रोजगार को लेकर, पलायन के मुद्दे को लेकर के। और उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ जा चुके हैं, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहाँ पर दिग्गज बिहार में कैंप कर रहे हैं। और 19 और 20 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में होंगे, जहाँ पर बक्सर में वो रैली को संबोधित करेंगे 19 तारीख को, और 20 तारीख को वो पटना में संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे। तो एक खड़गे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कर्नाटक में वहाँ की सरकार ने ओबीसी को 51% रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थानों में देने की सिफारिश की है। तो इस मुद्दे को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में इस मुद्दे को उठाएंगे और कहेंगे कि देखिए जैसी नीति हमने कर्नाटक में अपनाई, वैसी नीति हम बिहार में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अपनाएंगे। तो कुल मिला के इंटरेस्टिंग है। और उधर अगर एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के अंदर भी तैयारी जोर शोर से है, क्योंकि 12 तारीख को उनकी भी बैठक पटना में हुई थी, और पटना की बैठक में शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री जो है उनकी सदारत में बैठक हुई थी। ललन सिंह जदयू के प्रतिनिधि वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे जदयू के। इसके अलावा जीतन राम मांझी वहाँ पर पहुंचे थे, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे। तो एक स्ट्रैटेजिक जो नीति है वो एनडीए भी बना रही है। और दोनों ही गठबंधन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द, यानी कि 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अपने उम्मीदवारों की घोषणा या सीट शेयरिंग के बारे में जो क्लियर फैसला है वो ले लेगी। आलोक, गठबंधन साथियों की अगर हम बात करें तो अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद जिस तरह के बयान कांग्रेस के लिए दिए थे वो साफ है। ऐसे में हम देख चुके हैं कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से आरजेडी की जब ठनती है तो आरजेडी ये बताने में कहीं भी पीछे नहीं हटती है कि कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत क्या है। ऐसे में आज जो बैठक हुई है, क्या ये पोस्चरिंग है, ये बताना है कि सब साथ हैं, या सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा मसला होगा? और आज की बैठक में तेजस्वी यादव को गठबंधन साथियों को बढ़ाने और उन पार्टनर्स को साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी भी कांग्रेस ने थमा दी है। देखिए, संगठन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो बिहार में स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हाल ही में उन्होंने पूरे जिलाध्यक्षों को बदला है, नए जिलाध्यक्षों की
नियुक्ति हुई है वहाँ पर बिहार में। अगर हम देखें कि 1990 के बाद जब सत्येंद्र नारायण सिंह उनके अंतिम मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस का जो गिरावट उनका ग्राफ था वो लगातार गिरता रहा। कभी लालू यादव के साथ तो कभी अकेले चुनाव वो विधानसभा लड़े, लेकिन उनकी स्थिति उनकी सांगठनिक जो स्थिति है बिहार में वो बद से बदतर, मैंने पहले आपको बताया। तो उसको लेकर के आरजेडी को भी ये पता है कि कांग्रेस की औकात क्या है, कांग्रेस का स्ट्रेंथ क्या है, और उसी स्ट्रेंथ के आधार पर आरजेडी जो कांग्रेस को टिकट सीट देना चाहती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि उनका एक और जो गठबंधन है वाम दलों का, तो वाम दलों को उन्होंने 26 सीटें दी थी और उन्होंने 16 जीत की दिखाई। तो उनका स्ट्राइक रेट और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट में आसमान जमीन का फर्क है। और वह वामपंथी दल जो है वो भी कह रहा है कि हमें इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो आप देखना होगा कि 17 तारीख को जो बैठक है पटना में, उसमें सारे जो महागठबंधन के सदस्य हैं, दल हैं, वो मिलेंगे और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी होगी कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, पूरी जानकारी के लिए इस बैठक पर। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की और स्वास्थ्य सेवाओं में छात्रों के योगदान को अहम बताया। मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और बदलते मौसम का जायजा लेते हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान और गुजरात के कुछ जगहों पर अगले 2 से 3 दिन तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल और माहे में आज तेज गर्मी और उमस रहेगी। ओडिशा में कल तक तेज बारिश हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्सों में अगले 5 दिन तक गरज के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। और दिल्ली से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, भीषण गर्मी का सामना उत्तर भारत के लोग इस समय कर रहे हैं। क्या मौसम विभाग किसी तरह की राहत की सूचना दे रहा है? देखिए, अभी तक जिस प्रकार से आपने बताया कि 18 तारीख तक हीट वेव की जो संभावनाएं बताई गई हैं, उसके बाद लेकिन 19 तारीख का ये कहा गया है कि 2 से 3 डिग्री तापमान जो है वो नीचे आ सकता है, बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं और जिसके कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी 19 तारीख को देखने को मिलेगा, जिससे कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। तो एक थोड़ी सी हल्की राहत आपको देखने को मिल सकती है। और आज जो मानसून को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौसम विभाग करने वाला है, उसमें भी किस प्रकार से मानसून यहाँ पर आने वाला है, इस बार क्या संभावनाएं रहने वाली है, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। वो भी हम लगातार दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन जहां तक पूरे और देश के और हिस्सों की बात करूं, आपने बताया था कि इस प्रकार से कि बारिश होने की संभावनाएं कुछ इलाके में है। उसी तरीके से झारखंड में अगर हम देख रहे हैं, बिहार में हम देखें तो, और उड़ीसा के कुछ इलाकों में देखें तो वहां पर कहा गया है कि जो गरज के साथ बौछारें कुछ हिस्सों में पड़ सकती हैं, तो वहां के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत हो सकती है। हालांकि हीट वेव की संभावना जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों में कही गई है, और उमस भी कुछ केरल के इलाकों में देखने के लिए भी पूर्वानुमान दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो कमोवेश स्थिति जो है अभी ऐसी बनी रहेगी। लेकिन किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है, उससे कुछ हद तक हो सकता है कि राहत, क्योंकि पहाड़ी राज्यों की जो बारिश होती है या बर्फबारी हो, आप जानते हैं ऋतु, उसका कुछ असर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जरूर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से बारिश हुई और यहाँ पर भी कुछ राहत देखने को मिली थी, तो हो सकता है कि कुछ राहत इस दिनों दिल्ली के जो लोग हैं उनको देखने को मिले। जी चंद्रशेखर, उत्तर भारत के मौसम में या यूं कहें पूरे ही भारत के मौसम में एक बड़ी तब्दीली देखी गई है, क्योंकि जो तापमान अप्रैल के पहले हफ्ते में दर्ज किया जा रहा है, ये तापमान आमतौर पर अप्रैल के महीने का नहीं हुआ करता था। तो क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तमाम विशेषज्ञ बैठेंगे तो इस पर भी हो सकता है चर्चा हो और ये समझ में आए कि आखिर वो कारण क्या है जिनसे ये बड़ा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कुछ बड़े असर दिखाई देने लग गए हैं?
जी बिल्कुल, उस पर बात होगी ऋतु, लेकिन इसमें एक सिस्टम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये मौसम अगर आप देखें पिछले कुछ 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें या कई बार हम 100 सालों की बात भी करते हैं, तो ये जो मौसम होता है ये फ्लक्चुएट करता है और लगातार ये जो मौसम है वो फ्लक्चुएट करता चला जाता है कि कभी अप्रैल में गर्मी ज़्यादा हो जाती है और मई में आप देख लीजिए कुछ कमोवेश कुछ हिस्से ऐसे रह जाते हैं यहाँ पर कि आपको लगेगा कि तापमान थोड़ा सा कम है, लेकिन अगले ही साल ये जो आंकड़े हैं वो थोड़े से बदलते हुए नजर आते हैं। जलवायु परिवर्तन का इसे आप एक आंकड़ा कह सकते हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक अक्सर इस बात पे जब उनसे बात की जाती है तो ये कहते हैं कि ये एक मौसम का अपना एक तरीका है कि कभी किसी मौसम में ज्यादा जो मौसम चल रहा होता है, सर्दी हो चाहे गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, ये फ्लक्चुएशन अमूमन देखने को मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि जलवायु परिवर्तन इसका एक बड़ा सीधा सा एक असर होता है कि किस प्रकार से मौसम जो है वो फ्लक्चुएट करता है। और इस बार भी ये देखने को मिल रहा है कि अप्रैल में जो मौसम है, जो टेम्परेचर है वो अमूमन 1 से 2 डिग्री या 5 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर बढ़ रहा है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, असम के भी जो पूर्ववर्ती इलाके हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ा है। लेकिन वही बात उन्होंने मौसम विभाग ये भी कहता है कि जो बिहार का कुछ इलाके हैं वहां पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कुछ कम हुआ है। पहाड़ी राज्यों में भी कमोबेश जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो ये जो फ्लक्चुएशन लगातार चल रहा है और इसमें एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को भी माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं कुछ अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को अम्बेडकर जयंती के चलते बंद रहने के बाद आज कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स 1694 अंकों की बढ़त के साथ 76,852 पर खुला। वहीं 400 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 23,229 के स्तर पर खुला। फिलहाल की बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 1677 की बढ़त के साथ 76,834 के स्तर पर और निफ्टी 512 अंकों की बढ़त के साथ 23,341 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। बैंकिंग, ऑटो और आईटी शेयर में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। वहीं स्मॉल और मिड कैप सेक्टर में भी खरीदारी का अच्छा माहौल रहा। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुए थे। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए भारत की वैश्विक ऑटोमोबाइल वैल्यू चेन को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और ऑटो क्लस्टर विकास की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक ऑटो पार्ट्स के निर्यात को $20 बिलियन से बढ़ाकर $60 बिलियन करना है। साथ ही 5 वर्षों में उत्पादन को $145 बिलियन तक ले जाना है। आयोग की तरफ से जारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत को वैश्विक ऑटो कंपोनेंट मार्केट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है तो सरकार को वित्तीय प्रोत्साहन देने होंगे और बड़े पैमाने पर ब्राउनफील्ड ऑटो क्लस्टर्स का विकास करना होगा। इससे 20 से 25 लाख नई नौकरियों का निर्माण होगा और इस सेक्टर में कुल 30 से 40 लाख तक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हो सकेगा। उधर भारत के कच्चे रेशम उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 6 वर्षों में उत्पादन बढ़त वित्त वर्ष 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन एमटी हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में 31,906 एमटी था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वृद्धि की वजह शहतूत के बागानों का विस्तार होना है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2,63,352 हेक्टेयर तक हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह आंकड़ा 2,23,926 हेक्टेयर था। इससे शहतूत रेशम का उत्पादन 2017-18 में 22,066 मीट्रिक टन से बढ़ के 2023-24 में यह 29,892 मीट्रिक टन हो गया। कुल कच्चे रेशम का उत्पादन 2017 और 18 में 31,906 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में ये 38,913 मीट्रिक टन हो गया। भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है। रेशम और रेशम वस्तुओं का निर्यात 2017-18 में 1,649 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में ये 2,027 करोड़ रुपए हो गया।
उधर वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। हालांकि बढ़ते अमेरिकी टैरिफ विकास के लिए अभी भी जोखिम बने हुए हैं। क्रिसिल ने उम्मीद जताई है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति में नरमी से बाहरी चुनौतियों की कुछ भरपाई हो सकेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दरों में कटौती, आयकर में राहत और महंगाई में कमी से इस वित्त वर्ष में खपत को बढ़ावा मिलेगा। अच्छे मॉनसून में से कृषि आय की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमेपन की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई है। इससे घरेलू विकास को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2026 के लिए क्रिसिल के जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के लिए एक प्रमुख जोखिम है, क्योंकि अनिश्चितता और टैरिफ में लगातार बदलाव निवेश में बाधा डाल सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स के आउटपुट में इजाफा हुआ है। इसकी वजह कंस्ट्रक्शन और कैपिटल खर्च गतिविधियों में बढ़ोतरी होना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के नवीनतम तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के दौरान मजबूत मांग देखने को मिली है। रिपोर्ट में मार्च के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग में सुधार का संकेत मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक चौथी तिमाही में रबी का अच्छा उत्पादन और महंगाई दर में कमी भी उपभोग मांग के लिए अच्छा संकेत है। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। भारतीय मुक्केबाज संघ के सदस्यों ने भारत में मुक्केबाजी के हालात पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष अजय सिंह से गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी मुक्केबाजी संघ के चुनाव आयोजित कराए जाए। सभी चुनाव चाहते हैं, जो कि हमारे चुनाव जो हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन के अजय सिंह जी हैं वो है चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और किसी तरीके से उनको डिले करते जा रहे हैं। हमारे कोर्ट का आदेश भी आया है, सम्मानीय कोर्ट का आदेश भी है और हम चाहते हैं कि उसका पालन होए। सरकार भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव संपन्न कराएं, जिससे कि हमारे एथलीट खिलाड़ी सफ़र नहीं हो, हमारा देश शर्मसार ना हो, हमारी देश विदेश सब जगह बहुत अपमान हो रहा है। तो हमारा मीडिया के माध्यम से यही निवेदन है कि हमारे चुनाव शीघ्र संपन्न हो। इंडियन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स 5वें और पंजाब किंग्स 6ठे स्थान पर मौजूद हैं। श्रेयस अय्यर ने पिछले सीजन में कप्तान के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल चैंपियन बनाया था और आज वे पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा दिए गए 167 रन के लक्ष्य को चेन्नई की टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने नाबाद 43 रन की पारी खेली। महेंद्र सिंह धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बनाए। लखनऊ के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 63 रन बनाए। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला टीम का ऐलान किया है। टीम की कप्तानी सलीमा टेटे करेंगी और उप कप्तान नवनीत कौर होंगी। टीम में ज्योति सिंह और सुजाता कुजूर जैसे नए चेहरे शामिल हैं। 5 मैचों की श्रृंखला के पहले 2 गेम में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया ए से होगा। इसके बाद सीनियर ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ 3 मैच खेले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बंधकों की रिहाई के शर्त पर इजराइल ने युद्ध विराम की पेशकश की है। हमास ने इजराइल के भेजे गए एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है। हालांकि हमास ने निरस्तीकरण की मांग को ठुकरा दिया है। इस बीच गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। सोमवार तड़के से अब तक किए गए हमलों में कम से कम 15 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। ये हमले गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में किए गए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में मानवीय संकट अपने चरम पर पहुंच गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक लगभग 51,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल ने पुष्टि की है कि अक्टूबर 2023 में हमास के किए गए हमले में
11 से लोगों से अधिक मारे गए थे और 200 से अधिक नागरिकों को बंधक बनाया गया था। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। देखिए न्यूज पंच। कृतिका के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।